बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुनव्वर अली है। एक रोज़ मैं जुमा नमाज पढ़ने गया तो मौलवी साहब, जो कि मेरे पड़ोसी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, जुमा नमाज के बाद मुझसे कहने लगे, मुनव्वर, एक यतीम लड़की है जो कि मेरे गांव की रहने वाली है। उसे उसकी खाला ने पाला है और वो लड़की बहुत शरीफ और नेक है। उसकी शादी की उम्र हो गई है और कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह उस लड़की से करवा देता हूँ और निकाह के बाद तुम सादगी से इसे अपने घर ले जा सकते हो। तुम्हारा शादी का खर्चा भी बच जाएगा और इस गरीब लड़की का घर भी बस जाएगा। उस वक्त मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे और दूसरा, मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहा था। मगर जब मैंने लड़की को देखा तो हाँ कर दी, क्योंकि वो लड़की तो बड़ी खूबसूरत थी। मैं निकाह करके उसे अपने घर ले आया। उस लड़की का नाम फातिमा था और मेरा निकाह उसकी रजामंदी से मेरे साथ हुआ था। पहली नजर में ही मुझे उसके साथ मोहब्बत हो गई और मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारी शादी में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं आई। हमारे दरमियान में कोई भी जालिम समाज के रूप में नहीं आया। हालांकि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वो अपनी भांजी को बहू बनाएगी। मैंने भी पहले शादी का मामला उन पर ही छोड़ रखा था, मगर जब मैंने फातिमा को देखा तो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। उसको देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी कि ये वही है जिसके साथ मैं खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब मैं फातिमा को घर लेके आया तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई। फिर फातिमा और मैंने मिलकर उन्हें मनाया। वो मेरी माँ थी, उनका मेरे अलावा कोई नहीं था। 2 दिन बाद मेरी माँ ने अपना गुस्सा खत्म करके फातिमा को कबूल कर लिया। अब जिंदगी बहुत ही पुरसुकून अंदाज में गुजर रही थी। बस मसला था तो अब मेरी जॉब का था। मगर हैरत का झटका मुझे तब लगा जब उसी दिन ही मेरी जॉब एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई। फातिमा मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई थी। मेरी जिंदगी में बहार ही बहार थी। मेरी माँ कभी भी हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती थी और ना ही उन्होंने कभी फातिमा पर किसी मामले में रोक टोक की थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो रवायती सास नहीं बनी थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत और कदर पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में 2 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना था। फातिमा मेरे जाने का सुनकर ही उदास हो गई। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि ये 2 महीने का अरसा पलक झपकने से गुजर जाएगा और मैं तुम्हें रोजाना फोन किया करूंगा। ऐसे ही हजारों तरीके से बहलाकर मैं दूसरे मुल्क आ गया। मगर यहाँ आते ही मैं इस कदर मसरूफ हो गया कि मैं अपना वादा भूल गया। सलाम दुआ के बाद मैं किसी से ज्यादा बात ही नहीं कर सकता था। 1 हफ्ते के बाद मेरी फातिमा से तफसीली बात हुई और थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत उदास और परेशान है। मैंने उसकी उदासी को अपनी जुदाई का सबब समझा था। फिर मुझे खुद पर अफसोस होने लगा कि मैं उसके साथ बात क्यों नहीं करता था। जानता भी था कि वो मेरे बगैर उदास हो जाती है। अब मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे कितने ही जरूरी काम क्यों ना हो, मैं रोजाना इसको फोन किया करूंगा। मगर हर बार की तरह ये अहद भी टूट गया और मैं हफ्ते में 1 बार ही उससे बात कर सकता था। जब भी मैं उससे बात करता वो बड़े शिकवे भरे अंदाज में मुझसे शिकायतें करने लगती कि मैं उसे वहाँ से जाते ही भूल गया हूँ। और जब मैंने उसको वीडियो कॉल पर देखा तो मैं उसे पहचान ही न सका। वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी जिस फातिमा को मैं छोड़कर आया था। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, रंगत जर्द पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो बहुत डरी डरी सी और परेशान हो। मैंने पूछा कि उसकी परेशानी का क्या सबब है। उसकी आंखें नम हो गई और नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी कि ये आपका वहम है, मैंने क्यों परेशान होना है। उसके बाद मेरी जब भी उसके साथ बात होती मुझे यही लगता कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है मगर कह नहीं पा रही। मैं जानता था कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। उसको कम से कम मेरी अम्मी की तरफ से तो कोई मसला नहीं था। तो फिर मसला क्या था? कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको तकलीफ दे रही थी और वो मुझसे बयान ही नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते 2 महीने का अरसा गुजर चुका था और मेरे पिछले 2 हफ्ते से फातिमा से बिल्कुल बात नहीं हुई। मैं जाने से पहले उसके लिए उसकी पसंद से तोहफे ले जाना चाहता था और फिर जब मैंने अपनी अम्मा को कॉल करके फातिमा के बारे में बताया तो वो एक पल को खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि उसकी खाला की तबीयत खराब थी, वो उनकी तरफ गई है। मगर उससे मेरी बात नहीं हो पा रही थी, उसका नंबर नहीं मिल रहा था। मैं परेशानी बजा था। मेरी 2 हफ्ते से उसके साथ बात नहीं हुई थी। अम्मा कहने लगी कि 2-4 दिन की बात है, तुमने यहाँ पर वापस आ जाना है। परेशान मत हो और अच्छे से अपना काम निपटा लो।
इसके बाद जब मैं घर में आया तो मुझे फातिमा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी अम्मा से कहा कि उसे पता नहीं कि आज मैं घर पर आ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो कहने लगी कि तुम पहले खाना खा लो, बाद में इस बारे में बात करते हैं। मगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मेरी तो जैसे भूख ही मर गई। ऐसे लगता था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने चंद लुक़मे जबरदस्ती खाए। इसके बाद मुझे अम्मा अपने कमरे में ले गई। कहने लगी कि अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो तुमने सब्र और तहम्मुल से सुननी है। फिर जो उन्होंने मुझे सुनाई उसके सुनकर मुझे लगा जैसे सातों आसमान मुझ पर आ गिरे हों। मेरी बीवी फौत हो गई थी, जबकि मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ कर गया था और 2 हफ्ते पहले वो बिल्कुल ठीक थी। अम्मा ने मुझे कहा कि उसे हार्ट अटैक हुआ है और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगे, और वैसे भी जो होना था हो गया। तुम जब वापस आए तो तुम्हें पता चल ही जाना था। अगर पहले बता देती तो तुम डिप्रेशन में चले जाते, खुद को कोई नुकसान पहुंचा देते। मुझे तो लग रहा था कि सारी दुनिया अंधेर हो गई है, जैसे मेरे लिए कुछ भी बाकी ना रहा हो। फिर अम्मा मुझे कब्रिस्तान में लेकर गई और वहाँ पर एक ताज़ा बनी हुई कब्र दिखाई। उन्होंने मुझे बताया कि यही तुम्हारी बीवी की कब्र है। वहाँ से आने के बाद मैंने जब फातिमा की खाला से मिलने की फरमाइश की तो अम्मा कहने लगी कि वो अपने रिश्तेदारों के पास चली गई है, वो अब अपने घर में नहीं रहती। यहाँ फातिमा थी तो जो रोजाना ही उनको देखने के लिए चली आया करती थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो वो यहाँ पर अकेली रहकर क्या करती। अब मेरी हालत भी किसी मजनू से कम नहीं थी। मैं हर वक्त खुद को काम में मसरूफ रखता ताकि उसकी यादों से खुद को दूर रख सकूं, मगर मुझे फिर भी चैन नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे जाते जाते वो मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई हो और अब मैं बिल्कुल खाली दामन लिए बैठा हूँ। अब मेरी यही रूटीन थी। मैं ऑफिस से वापस आने के बाद रोजाना कब्रिस्तान चला जाता और अपनी बीवी की कब्र पर फातिहा ख्वानी करता। मैं कितनी देर तक वहाँ पर बैठा रहता और कभी ईशा की नमाज के बाद वापस आता। मैं उसके साथ ढेरों बातें करता रहता, ऐसे जैसे वो मेरी बातों को सुन रही हो, और कभी कभी मुझे लगता था कि वो मेरी बातों का जवाब दे रही हो। अम्मा मुझसे पूछती कि तुम इतना लेट घर क्यों आते हो। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं फातिमा की कब्र पर जाता हूँ और ये वक्त मैं उसके साथ गुजारता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस से आने के बाद का वक्त उसके साथ गुजारना अच्छा लगता है। अब 2-3 दिन से ऑफिस में मसरूफियात बढ़ गई। मैं ऑफिस से बहुत ही लेट घर वापस आता था। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर कब्रिस्तान गया और वहाँ पर जब मैं फातिमा की कब्र के पास पहुँचा तो वहाँ पर 5-6 मर्द खड़े थे जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। मैंने इन लोगों को इससे पहले कभी नहीं देखा था और फातिमा की कब्र पर खड़े थे और मुझे देखते ही वहाँ से मुड़ गए। मैंने इस बारे में इतना ख्याल नहीं किया, मगर अब रोज यही होने लगा। मैं जब भी वहाँ पर जाता तो वो लोग वहाँ पर खड़े होते और जैसे ही मैं जाता वो मुझे देखते ही वहाँ से वापस पलट जाते। पहले दिन इन लोगों को देखने के बाद मैंने इस बात पर नोटिस नहीं लिया, क्योंकि अक्सर लोग कब्रिस्तान में दूसरी लोगों की कब्र पर भी फातिहा ख्वानी कर लिया करते हैं, मगर अब मैं मुसलसल इन लोगों को 1 हफ्ते से देख रहा था और हैरत की बात ये थी कि मुझे देखते ही वो लोग वहाँ से पलट जाते। ये बात मुझे हैरान करने के साथ साथ चौंका भी रही थी। घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में जिक्र किया तो उनके चेहरे पर अफसुर्दगी तारी हो गई। उनके तासुरात ऐसे लग रहे थे जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कुछ कह ना पा रही हूँ। न जाने क्या चीज थी जो इन्हें बात कहने से रोक रही थी। मैंने फिर उनसे कहा कि जो भी बात है आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि कैसे बता दूं, तुम पहले ही इतने गमज़दा हो। मैं तुम्हें सच बता के तुम्हारे दिल को खराब नहीं करना चाहती, मगर मैंने अम्मा को कहा कि आप मेरी फिक्र मत करें, जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताएं। मेरा हक बनता है कि मैं जान सकूं। मुझे एक अजीब फिक्र लाहक हो गई थी, क्योंकि मैं जब से वहाँ पर गया था मैंने फातिमा को हमेशा परेशान देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो मगर वो कुछ कह ना पा रही हो। यही वजह थी कि मैं सच जानना चाहता था, वो लोग कौन थे और क्या उनकी वजह से ही फातिमा परेशान थी। मगर जो बात अम्मा ने बताई उसको सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उनका कहना था कि मेरी बीवी का उन लोगों के साथ चक्कर था, वो आवारा लड़की थी। मौलवी साहब ने तुम्हारे साथ धोखा किया है,
तभी तो वो ये मस्जिद छोड़कर दूसरे शहर चले गए और तुम्हारी बीवी के मुख्तलिफ मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। मुझे ये सब कुछ सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। जितना मैं फातिमा को जानता था वो बहुत अच्छी और बाकिरदार लड़की थी, मगर मैं अपनी माँ को भी नहीं जुटला सकता था। हो सकता है इन्हें कोई गलत फहमी हो। मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा, तो वो कहने लगी कि मैंने उसे कई बार फोन पर मर्दों के साथ नाजेबा बातें करते हुए सुना था और एक बार तो हद ही हो गई। रात को मेरे सोने के बाद उसने किसी को घर पर बुला लिया। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरा अपने कमरे में दिल घबरा रहा था। जब मैं बाहर आई तो तुम्हारी बीवी के कमरे से किसी मर्द की बातें करने की आवाजें आ रही थी और फिर जो मंजर मैंने देखा, मेरा दिमाग ही चकरा गया। मैं तुम्हारी बीवी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा काम कर सकती है। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो मुझसे माफिया मांगने लगी। मेरे पाँव पड़ गई कि मेरे शौहर को ये सब कुछ मत बताना। तब मेरा भी दिल नरम हो गया और मैंने उसे ये सोचकर माफ कर दिया कि खुदा भी तो अपने बंदों के बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। मैं तुम्हें कभी ना बताती अगर उसके बाद भी वो ठीक हो जाती, मगर उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। कितनी ही बार मैंने उसको फोन पर किसी से बातें करते हुए देखा था और ये सब कुछ मैं तुम्हें बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तुम यहाँ पर आओ तब मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगी और वो इसीलिए परेशान रहती थी क्योंकि उसकी असलियत मैं जान गई थी। उसे डर था कि मैं तुम्हें कहीं ये सब कुछ बता ना दूं और इससे पहले कि उसकी मौत वाक़या होगी फिर ये सब बातें मैंने उसके साथ ही दफना दी। अब जब तुमने खुद अपनी आंखों से उसकी कब्र पर गैर मर्दों का आना जाना देखा है जिन्होंने उसके मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, यकीनन उसने उन लोगों को भी तुम्हारी तरह अपने पीछे मजनू बना रखा होगा, जो वो अभी तक उसके इश्क में इस हद तक पागल हो चुके हैं कि उसकी कब्र पर शाम तक बैठे रहते हैं। माँ की बातें सुनकर मुझे अपनी बीवी से घिन आने लगी थी। उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता, उसकी हर बात मानता, फिर क्या वजह थी जो वो गैर मर्दों की जानिब मुतवज्जो हो गई? अब मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं उसकी कब्र पर जाऊं और फातिहा ख्वानी करूं। ऐसे ही 2 महीने का अरसा गुजर चुका था। अम्मा का कहना था कि मुझे जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आ जाना चाहिए और उनकी भांजी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, मगर मैं इतनी जल्दी उसको बुला नहीं सकता था और ना ही मैं किसी और के साथ इतनी जल्दी शादी कर सकता था। मैंने शादी करने से माजरत कर ली। हर रोज मैं खुद से ये सवाल करता कि आखिर उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। मैं उसी के बारे में सोचता सोचता सो गया। रात को मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा जिसमें मेरी बीवी रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि एक बार मेरी कब्र कुशाई करके तो देखो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं एकदम उठकर बैठ गया। मेरे माथे पे पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। पहले मैंने अपना ख्वाब नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे लिए ये मेरे रब की तरफ से इशारा हो। मुझे देखना तो चाहिए कि आखिर उस कब्र में ऐसा क्या है। अगले दिन ऑफिस से निकलते हुए मुझे बहुत देर हो गई। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। जब मैंने कब्र की खुदाई शुरू की तो मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर जब मैंने कब्र खोदी और अंदर का मंजर देखा तो मैं हैरान ज़दा हो गया। वो कब्र तो बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी की लाश कहाँ थी? मेरी माँ ने कहा कि यही मेरी बीवी की कब्र है और इस पर तख्ती भी फातिमा के नाम की लगी हुई थी। मेरा जहन बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसका तो एक ही मतलब निकलता है कि कोई मेरी बीवी की लाश को यहाँ से निकाल कर ले गया था या फिर उसे यहाँ पर दफन ही नहीं किया गया। कितने ही सवाल थे जो मेरे दिमाग में चकरा रहे थे। अब मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा। ऐसा लगता था कि जैसे सारी दुनिया मुझसे झूठ बोल रही है। अब तो मैं अपनी माँ के हवाले से भी मशकूक हो गया। मैंने जल्दी से उस कब्र को बंद किया और उसके पास ही बैठकर ये सोचने लगा आखिर मैं इस बात की तह तक कैसे पहुँचूं। कुछ तो ऐसा था जो सामने था मगर मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं घर पर नहीं था और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और मेरी माँ ने मुझे खबर भी नहीं की। और जिस कब्र के बारे में मुझे कहा कि वो ये फातिमा की कब्र है, वो इसमें मौजूद ही नहीं। अब इससे पहले तो मुझे इस गौरकन को पकड़ना था जिसने मेरी बीवी को यहाँ दफनाया था। वही सच उगल सकता था और उस वक्त गौरकन यहाँ पर मौजूद नहीं था। जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझसे बहुत प्यार से बात की, मगर आज मुझे उनसे भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था।
खैर अगले दिन जब मैं कब्रिस्तान गया, गोरकन को देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक नया गोरकन आ गया। उस गोरकन ने कहा कि पहले वाले गोरकन नौकरी छोड़कर चला गया है और अब मैं उसकी जगह पर आ गया हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से उसका पता ढूंढा और उस तक पहुँच गया। जब मैं उसके घर में गया तो मुझे देखकर वो डर गया और वहाँ से भागने लगा, मगर मैंने उसे पकड़ लिया और उसे कहा कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा भागना ये साबित कर रहा है कि तुम चोर हो। और फिर उसने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मैं पागल हो गया। मैं मरे मरे कदमों से घर वापस आया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो हकीकत थी या एक भयानक ख्वाब था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? वो जानती थी कि मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और मेरे लिए उसके बगैर रहना नामुमकिन है। तब उन्होंने ये सब कुछ कैसे कर लिया? घर आने के बाद मेरा अपनी माँ से सामना करने को दिल नहीं कर रहा था और मैं अपने कमरे में जाने लगा जब उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया और मेरा चेहरा अपनी जानिब मोड़कर पूछने लगी, बेटा क्या बात है, तुम अपनी माँ से क्यों नाराज रहने लगे हो? माँ से भी भला कोई नाराज होता है? अब मेरी सारी बर्दाश्त जवाब देगी। मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है? आज मेरी आंखों में आंसू थे जिसे देखकर उनका चेहरा लट्ठे की मानित सफेद हो गया। उन्होंने मुझे टालने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अब टलने वाला नहीं था क्योंकि मैं अब हकीकत तक पहुंच गया था। फिर वो हारे हुए ज्वारी की तरह बैठ गई और कहने लगी कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैंने हमेशा से ही अपनी भांजी को तुम्हारी बीवी के रूप में देखा था, उसे हमेशा अपनी बहू समझा था, मगर तुमने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। तुमने उसके साथ शादी कर ली, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया था और शादी के बाद तुम उसके सामने मुझे भूल जाया करते थे। तुम उसे मुझसे ज्यादा अहमियत देते थे और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अंदर ही अंदर जलने लगी थी और जब तुम यहाँ से चले गए तब मेरे पास एक अच्छा मौका था। मैंने उसका जीना हराम कर दिया था, उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उससे कहा कि वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाए और फिर मैंने की झूठी वीडियो और कुछ ऐसी तस्वीर बनाई जिन्हें देखकर वो शर्म से पानी पानी होगी, मगर फिर भी वो तुम्हारी जिंदगी से निकलने के लिए रजामंद नहीं थी। फिर मजबूरन मुझे उसकी खाला का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हें मैंने बुरी तरह से धमकाया कि फातिमा को यहाँ से ले जाएं, वरना ये तस्वीरें मैं सारे खानदान को दिखाकर उसे बदनाम कर दूंगी। और फिर फातिमा की खाला डर गई और वो इसे यहाँ से लेकर जाने के लिए रजामंद हो गई। जब वो यहाँ से चली गई तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने कब्रिस्तान में एक झूठी कब्र बनवाई, उस पर फातिमा के नाम की तख्ती लगवा दी और वो आदमी मैं ही उस कब्र पर भेजती थी ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम्हारी बीवी बद किरदार थी। अब मेरी माँ मुझसे माफी मांग रही थी और मैंने कर्ब से आंखें मूंद ली। मुझे इत्मीनान था कि वो जिंदा थी और अगले ही दिन सुबह मैं उसके पास पहुंच गया। मैं उसको देखकर पहचान भी ना सका, वो इस कदर कमजोर हो चुकी थी और मेरे गम में मुझसे भी ज्यादा नढाल हो गई थी। तभी हम दोनों बहुत ज्यादा रोए। मैंने जब उसे वापस चलने की बात की तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। वो मेरी माँ से बहुत ज्यादा डरने लगी थी, मगर मैं उसे लेकर फिर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। मैं जानता था कि उसकी ज़हनी हालत कैसी है और मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता था। मैं रोजाना अपनी माँ से मिलने के लिए जाता। मेरी माँ ने जो कुछ किया था वो माफी के लायक नहीं था, मगर वो मेरी माँ थी। मैंने दिल पर पत्थर रख कर उन्हें माफ कर दिया था।